सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th का हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट जो है वो चल रहा है। और उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसकी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, यानी जो इसमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी की है। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने सेट क्या होता है ये पढ़ा था। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके अलावा सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके, रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ी थी और सेट बिल्डर फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके अलावा क्या पढ़ा था कि हम नेचुरल नंबर्स के सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर के सेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। यानी इस एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, है ना, इस एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। आपकी आसानी के लिए मैं हर वीडियो में टाइम स्टैम्प भी डाल रहा हूँ। टाइम स्टैम्प पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि कौन से टाइम पर कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है और आप उसको डायरेक्टली वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सेट है और अपने आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। तो देखिए, इस चीज़ को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक सेट को पहचानने का तरीका क्या है। एक सेट को पहचानने का तरीका सिर्फ ये है कि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें और उस स्टेटमेंट का जो आंसर है, अगर आपका और आपसे जुड़े सभी लोग, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मान लो मैं दो लोग लेता हूँ, एक है ए एक है बी। ठीक है, ये है ए ये है बी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, अगर इन सबके आंसर इन दोनों का सेम आएगा, ठीक है, अगर इन सभी स्टेटमेंट्स का आंसर ये दोनों ए और बी सेम देते हैं तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये सभी स्टेटमेंट्स एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स हैं और ये जो स्टेटमेंट्स हैं एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ए और बी का आंसर अलग अलग आता है इन सभी क्वेश्चंस का तो मैं कह दूंगा कि ये स्टेटमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी पहली वीडियो में। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो मैं यहाँ पर जो ये क्वेश्चन समझाऊंगा उससे शायद आपको क्लियर तब भी हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हर स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और हर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उससे जो पॉसिबल आंसर है वो इन दोनों से पूछूंगा। अगर ये दोनों सेम आंसर देते हैं तो मैं कह दूंगा कि भाई ये स्टेटमेंट जो है एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और ये एक सेट है। अगर ये दोनों ए और बी इनके आंसर अलग अलग देते हैं तो मैं कह दूंगा कि ये स्टेटमेंट एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी उन सभी मंथ्स को बताना है किसी ईयर के जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और कौन कौन से मंथ्स का नाम जे से स्टार्ट होता है। तो अगर मैंने ए से पूछा तो ए ने बोला कि एक तो जनवरी का नाम जे से स्टार्ट होता है, एक जून का नाम जे से स्टार्ट होता है और एक जुलाई का नाम जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यही चीज़ मैंने फिर बी से पूछी तो बी ने भी बोला कि जैन का नाम जे से स्टार्ट होता है, जून का नाम जे से स्टार्ट होता है और जुलाई का नाम जे से स्टार्ट होता है। यानी ए और बी ने इस स्टेटमेंट के सेम आंसर दिए हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और मैं बोल दूंगा कि पहली स्टेटमेंट क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो स्टेटमेंट सेट को रिप्रेजेंट कर रही है मैं उसके सामने टिक लगा देता हूं। तो यस, ये पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। तो पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूं। मैं हर क्वेश्चन को का आंसर ए और बी दोनों से पूछूंगा। अगर आंसर सेम आता है
तो मैं उसको वेल डिफाइंड स्टेटमेंट बोल दूंगा। जैसे कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है उनके बारे में बताइए। तो ए से मैंने पूछा, ए ने अपने 10 नाम कुछ दिए, ठीक है, कुछ भी 10 नाम उसने दिए, लेकिन जरूरी नहीं है वो सभी 10 नाम बी के भी हों। बी को लग सकता है कि कोई और टैलेंटेड है इनके अलावा, तो यानी इनके आंसर अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं। देखो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो यानी ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। अगर एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई इनके आंसर सेम आए तो वो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होगी। तो वो जो 10 राइटर हैं, ये जो ए है उन 10 राइटर्स के नाम कुछ और बोल सकता है, बी 10 में से 2 के क्या पता सेम हो, बाकी 8 उसके अलग हो। तो यानी ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है और ये एक सेट नहीं है। ऐसे ही थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, मैं इनको हटा देता हूं एक बार। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में बोला गया है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 10 बेस्ट 11 बैट्समैन कौन है, तो आप अपने 10 नाम या 11 नाम कोई भी ले सकते हो। लेकिन मैं किसी और से पूछूं तो जरूरी नहीं है वो भी वही 11 नाम ले, वो कोई और 11 नाम ले सकता है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, तो यानी ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इसके आगे भी मैं कट लगा देता हूं, क्रॉस लगा देता हूं। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। तो देखिए अगर मैं ए से पूछूं कि भाई आपकी क्लास में कौन कौन से लड़के हैं, और बी से पूछूं आपकी क्लास में कौन कौन से लड़के हैं, ठीक है, तो अगर ये सेम क्लास में है, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखो अगर आप और आपके फ्रेंड आप सेम क्लास में हो और मैं आपसे पूछूं कि अपनी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन बताइए क्या होगा, तो आप दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है, आप दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो यानी इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, सेट बोल दूंगा। फिफ्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ए से पूछूंगा तो ये भी 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स बताएगा, क्योंकि 100 से कम नेचुरल नंबर्स कौन है, 1 से लेकर 99। बी भी 1 2 3 4 5 टिल 99 बोलेगा। तो यानी ये भी एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बेस्ट कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। तो नहीं, बेस्ट नहीं, सिर्फ ये पूछा गया कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं वो आपके लिए भी वही रहेंगे, आपके फ्रेंड के लिए भी वही रहेंगे, जो ए के लिए रहेगा वही बी के लिए रहेगा, जो आपके लिए है वही पड़ोसी के लिए है, वही जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए है वही दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी इसका आंसर सेम रहेगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, एक सेट बोल दूंगा। सेवंथ पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स ए के लिए भी क्या होंगे, -4 -2 0 2 4 और ये चलते जाएंगे, ठीक है। मैं किसी से भी पूछूं सबके आंसर यही होंगे, इवन इंटीजर्स वो यही बोलेगा। तो यानी मैं क्या बोलूंगा कि ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, तो मैं इसको भी एक सेट बोल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एट्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ए भी उतने ही बताएगा, बी भी उतने ही बताएगा। ऐसा नहीं कि ए के लिए चैप्टर अलग है, बी के लिए चैप्टर अलग है। चैप्टर सेम है तो क्वेश्चन भी सेम ही होंगे दोनों के लिए, तो ये भी एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या होगी, एक सेट होगी, सेट को रिप्रेजेंट करेगी ये स्टेटमेंट। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल। तो भाई देखो सबसे डेंजरस एनिमल आपके लिए कोई और हो सकते हैं, किसी और के लिए कोई और हो सकते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, तो यानी ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सोचना है कि क्या इस स्टेटमेंट का आंसर सभी लोग सेम देंगे या डिफरेंट देंगे। सेम देंगे तो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, डिफरेंट देंगे तो वो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर कोई एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमसे बोला गया है कि ए एक सेट है, ठीक है, और आपको इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के ऊपर कट लगा हुआ है इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देखो ये भी मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं वापस से। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ओके। एप्सिलॉन का मतलब क्या, वर्ड का एप्सिलॉन सिंबल का मतलब क्या होता है,
थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो आइए बात करते हैं। अब जैसे हमें ये वाला सेट यहां पर दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सेट दिया हुआ है एक, ओके, और इसमें ये कहा गया है कि भाई इस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा जल्दी से बताइए ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये रोस्टर है या सेट बिल्डर है? मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी, ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है, ओके। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रेसेस से इनक्लोज कर दिया जाता है। इसमें हमें बताना है कि क्या 5 ए से बिलोंग करता है, यानी क्या 5 ए के अंदर है, तो यस, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या 8 ए के अंदर है, 8 इस सेट ए के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 ए के अंदर है, तो 0 ए के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 ए के अंदर है, तो ये देखिए 4 इस सेट ए के अंदर आ रहा है तो 4 बिलोंग्स टू। क्या 2 सेट ए के अंदर आ रहा है, यस 2 सेट ए के अंदर आ रहा है तो बिलोंग्स टू। क्या 10 सेट ए के अंदर, इस सेट के अंदर 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत ईजी था, ये मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सभी सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है। और अगर मैं बात करूँ इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि आप सबसे पहले लिखिए एक वेरिएबल, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से लिखो, फिर लगाइए कॉलन, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। फिर लिखिए कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, और फिर लिखिए यहां पर कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। अगर कंडीशन है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पर कि हमें कंडीशन लिखनी है या नहीं। तो जैसे अगर मुझे इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई ये एक सेट है, मान लो ये ए सेट है, तो ए एक सेट है जिसके अंदर कोई वेरिएबल है x, और x क्या है, x इज अ वोवल, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, कंडीशन कोई है नहीं, तो ये हो गई मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म का चार्ट, फ्लो चार्ट इस तरीके से काम करता है। पहले एक वेरिएबल, इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट, फिर यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी, फिर कंडीशन। जैसे यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है, फिर सच दैट, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखी हुई है एक प्रॉपर्टी कि x क्या है, एक इंटीजर है, और यहाँ पर फिर एक लिख दी है कंडीशन कि x जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 या -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, यानी -3 इंक्लूडेड है, यहाँ इक्वल टू नहीं आ रहा, यानी 7 इंक्लूडेड नहीं है, 7 से छोटा 6 क्यों, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है, ओके। चलिए, तो ये था। अब मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूं, मैंने जल्दी से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो आइए फर्स्ट का आंसर देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई चीज़ है, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर। मुझे किस में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, एक सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, x है, और x क्या है, एक इंटीजर है, और वो इंटीजर क्या है भाई, ध्यान से पढ़ना, x क्या है, x हमें लिखना है, और वो x इस तरीके से, x इज सच दैट, इसका मतलब क्या है, सच दैट, x है सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है, और वो किस तरीके से है कि वो -3 से शुरू होता है और 7 से जस्ट पहले खत्म होता है। तो ठीक है, कर दो शुरू, -3 से शुरू, फिर -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, तो यानी यहीं पर मेरा ये जो सेट है ये खत्म होता है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोला गया है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। b क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 6 से कम है, तो नेचुरल नंबर 6 से कम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुए, 2, 3, 4 और 6 से कम यानी 5 पर मैं रुक जाऊंगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला गया है
x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी 2 डिजिट के ऐसे नंबर तुम आपको लिखने हैं जिनका सम 8 हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 17 हो सकता है सबसे पहला नंबर, उसके बाद क्या हो सकता है? 26 हो सकता है, 35 हो सकता है। ठीक है भाई, 7 और 1 8 होगा ना, 1 + 7 कितना हुआ? 8, 2 + 6 कितना हुआ? 8, 3 + 5 कितना हुआ? 8। ओके, और इसके बाद क्या आएगा? 35 के बाद आ जाएगा आपका 44, यानी 4 + 4 कितना आया? 8। फिर आ जाएगा आपका 5 3, तो 5 + 3 कितना आ गया? 8। ऐसे ही आ जाएगा आपका 6 2, तो यानी 6 + 2 आ गया 8। ऐसे ही आपका आ जाएगा 7 1, यानी 7 + 1 आ गया 8, और लास्ट में आ जाएगा 80। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ 80, तो 8 + 0 इज 8। तो यानी सेट सी क्या होगा? सेट सी में क्या क्या आएंगे? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। फोर्थ पार्ट में बोला गया है, ये सब मैं हटा देता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? फोर्थ पार्ट में बोल रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, यानी आपको 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 30, 2 15, 3 5, 5 1। ठीक है, तो यानी 60 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 5। तो हमसे बोला गया है कि D एक सेट है जिसमें X लिखा हुआ है और X एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवीजर है। तो वो कौन है प्राइम नंबर्स? 2 3 और 5। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें 2, अब देखो सेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो 2 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यानी D क्या होगा? 2, 3, 5। ठीक है, 2 एक बार ही लिखा जाएगा क्योंकि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते सेट के अंदर 3 और 5। तो फोर्थ पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है? सॉरी, फिफ्थ पार्ट में बोला गया है कि ई एक सेट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है? ई एक सेट है जिसमें क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी वर्ड हैं वो सभी ई के अंदर आएंगे। तो ठीक है, फिफ्थ पार्ट, तो ई के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा। फिर ओ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ओ को हम रिपीट नहीं करते, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते। फिर एम आएगा, फिर ई आएगा, फिर क्या टी आएगा? नहीं, टी ऑलरेडी लिख चुके हैं। आर आएगा, आर भी हम लिख चुके हैं, वाई। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा? सेट होगा। कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना, हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। एक बार चेक कर लो कोई रिपीट तो नहीं हुआ। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है एफ एक सेट है जिसके अंदर क्या है? सभी लेटर्स हैं बेटर के। ठीक है, तो बी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, टी फिर से नहीं आएगा क्योंकि एक बार लिख दिया, ई फिर से नहीं आएगा, एक बार लिख दिया, आर आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम क्या रिपीट नहीं करते सेट्स के अंदर, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब देखो इसमें हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है? हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है, हमें इसको सेट बिल्डर में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर करली ब्रेसेस है, थोड़ा मिसप्रिंट है शायद। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट में अब देखो मैंने क्या बताया आपको, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है? सेट का नाम लिखो अपनी मर्जी से। मैंने लिखा ए एक सेट है, फिर एक वेरिएबल एक्स सच दैट, यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कंडीशन। अब ये कॉमन प्रॉपर्टी और कंडीशन आपको यहाँ पे खुद से देखनी पड़ेगी, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि एक सेट है, इस सेट का नाम कुछ भी, मैं फॉर एग्जांपल ए ही दे देता हूँ, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 3 6 9 12। तो अब आप इनमें ये देखो 3 6 9 12 में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये सब 3 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं, है ना? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, और एक्स जो है वो क्या है? 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और ये एन कहाँ से आ गया?
n क्या है, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल और 4 से छोटा या इक्वल। बात समझ में आई? तो एक कंडीशन है कि भाई तुम n की वैल्यू 1 डालो तो x की 3 आ गई, तो देखो 3 है, फिर n की वैल्यू 2 डालो। बात समझ रहे हो? दोबारा देखो मैंने क्या कहा कि भाई x क्या है, x इज इक्वल टू 3n है, n क्या है, n जो है वो 1 से लेकर 4 तक है। जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब आप n की वैल्यू 2 डालोगे भाई 1 से 4 में क्या क्या आएगा, 1 2 और 3 और 4 आएगा, है ना। 1 से लेकर 4 तक n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। जब आप 1 डालोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। जब आप 2 डालोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6। जब आप 3 डालोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9। जब आप 4 डालोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो यही तो चाहिए मुझे, 3 6 9 12। ठीक है, क्लियर हुआ? एक सेकेंड, हाँ जी क्लियर हुआ, बताइए। तो ये क्या थी हमारी, ये तो थी कंडीशन। सबसे लास्ट में जो n की वैल्यू है वो क्या है, कंडीशन है, और ये बीच में क्या है, प्रॉपर्टी। ये क्या है, प्रॉपर्टी, और ये क्या है, कंडीशन, और ये क्या है, वेरिएबल। तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया है 2,4, ये सेकंड पार्ट है, 2,4, 8, 16, 32। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अब आपको खुद ढूंढना है यहाँ पर क्या आपको ऐसा दिख रहा है जो मैं कॉमन प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकता हूँ। तो अगर आप देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है ना। 2 रेज़ टू द पावर 1 is 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 is 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 is 8, 2 रेज़ टू द पावर 4 is 16 एंड 2 रेज़ टू द पावर 5 is 32। यानी यहाँ पर 2 की पावर्स लिखी हुई हैं। तो 2 तो भाई देखो सब में सेम आ रहा है, 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3। ऊपर की जो पावर्स हैं वो चेंज हो रही है, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 1 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 3 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 4 है, यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5 है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5, इनमें ये 2 तो चेंज ही नहीं हो रहा, बस पावर्स चेंज हो रही है। यानी मैं यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी क्या लगा सकता हूँ कि इन पावर्स की जगह मैं n डाल दूँ और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक डाल दूँ। ठीक है, तो बस हो गया हमारा काम। तो लिखते हैं इसको, चलिए तो सेकंड वाले की प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेकंड वाले को सेट बिल्डर में लिखते हैं। तो मैं इस सेकंड वाले का सेट का नाम b दे देता हूँ। b में क्या है, x है। x इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n है, और जो n है वो 1 से बड़ा है या 1 है, 5 से छोटा है या 5 है। अब आप n की वैल्यू यहाँ 1 डालोगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, n की वैल्यू, ये कंडीशन हो गई 1 से 5, n की वैल्यू 1 डाली तो 2 आया, 2 डालोगे तो 4, 3 डालोगे तो 8, 4 डालोगे तो 16, 5 डालोगे तो 32। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 5,25, 5,25, 125, 625। तो ये भी क्या है, 5 की पावर्स हैं, 5 की पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 4। तो थर्ड में भी मैं क्या लिख दूंगा, c क्या है, x है, और x क्या है, 5 रेज़ टू द पावर n है, और n जो है वो 1 या 1 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, 2,4,6। तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल चल रहा है। अच्छा, ये डॉट 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 का मतलब ये है कि ये चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं कहीं भी, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फोर्थ में मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू x, एक वेरिएबल है, सच दैट x क्या है, 2 का मल्टीपल है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, देखो नेचुरल नंबर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, कोई इसकी एंड नहीं है ना, इसका कोई एंड नहीं है, तो मुझे कंडीशन बाउंड नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ कि भाई n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में सब आ गए, 1 लिखोगे तो 2 आएगा, 2 लिखोगे 4 आएगा, 3 लिखोगे 6 आएगा, 4 लिखोगे 8, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, और द लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, फिफ्थ पार्ट में बोला गया है e इज इक्वल टू, अब इसमें देखो क्या है, 1 4 9, तो ये एक तरीके से सभी के स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा कि भाई x एक वेरिएबल है सच दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है,
ये कंडीशन आप यहाँ पर लगा कर देखो, आपकी यही फिफ्थ वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गई होगी। आपको कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है, कंडीशन ढूंढनी है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था, शायद 4 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपली सभी एलिमेंट्स को लिखना है। तो ए एक सेट है, उसके अंदर क्या है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो लिख दो 1 3 5, तो सभी ऑड नेचुरल नंबर हमें लिखने थे। बी में क्या लिखना है? एक्स इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2। -1/2 का मतलब है -0.5, 9/2 का मतलब क्या है? 4.5। तो नंबर लाइन पर -0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? ठीक है, तो एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 4 आएगा। तो 0 1 2 3 4, तो बी में क्या आएगा? 0 1 2 3 और 4। ये नंबर लाइन पर आपको क्लियर हुआ? नंबर लाइन पर बनाकर देखो, यहाँ -0.5 है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4.5। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? 0 1 2 3 4 आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है सी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 या 4 से छोटी है। तो देखो एक्स की वैल्यू में क्या क्या रखूं कि उसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा है। तो देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। तो ये तो 4 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं लेंगे। तो कौन कौन से लेने हैं हमें? -2 को लेना है, -1 को लेना है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बताया। मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी x की वो वैल्यूज डालो कि स्क्वायर करने पर 4 आए या 4 से कम आए। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 डाल दूं तो वो 9 आ जाएगा, तो जो तो 4 से कम नहीं है, तो यानी मुझे 3 से कम वैल्यू डालनी पड़ेगी। 2 डाली मैंने एक, तो 2 का स्क्वायर कितना आया? 2 का स्क्वायर आया 4, फिर उससे कम 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर चाहिए। 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। तो ये बड़ा आ गया, तो ये नहीं लेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे? तो x में क्या क्या आया? सॉरी, c, सेट का नाम है c। तो c में क्या क्या आया है? c में -2 आया है, -1 0 1 और 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो डी के अंदर आप क्या लिखोगे? एल लिख दो, ओ लिख दो, वाई लिख दो और ए लिख दो। एल वापस से हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? वो सारे मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो फेब हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, नवंबर हो गया। ठीक है, तो ये सब वो मंथ हो गए। लास्ट है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स के, यानी के से छोटे सभी कॉन्सोनेंट आपको लिखने हैं। तो ए तो क्या होता है? वोवल। बी कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो एफ में क्या क्या आया? एक तो बी आ गया, एक सी आ गया, एक डी आ गया, ई वापस से वोवल होता है, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई भी वोवल होता है और जे आ गया। तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ का आंसर। ओके, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर। तो आपको मैचिंग करनी है। तो देखो 1 2 3 6, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब क्या है? एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर। तो 1 2 3 6 में 6 प्राइम नहीं होता, तो ये नहीं होगा। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड इसमें 6 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवीजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो यस, तो ये देखो ये सारे नेचुरल नंबर भी हैं और 6 के डिवीजर भी हैं। तो इस पे कौन सा जाएगा? फर्स्ट। सेकंड है 2, 3।
वापस से देखते हैं, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, यस ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवीजर भी हैं, तो ये जाएंगे सेकंड पे। मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, थर्ड पे जाएगा। 13579 ये सब क्या है, 13579 ये सब हमारे ऑड नंबर्स को बचा हुआ, तो ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो ये हमारा फोर्थ पे जाएगा। ओके सो चलिए, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 थी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और फिर एक्सरसाइज 1.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।